Assalamualaikum dear students. Assalamualaikum dear students. Today our topic is momentum. लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने मास एंड वेट के डिफरेंशिएट को डिस्कस किया था और एक प्रॉब्लम भी साथ हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोमेंटम। बल्कि मास एंड वेट के बाद हमने टेंशन स्ट्रिंग का केस भी डिस्कस किया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? देखिए, मोमेंटम को हम अपनी डेली लाइफ में भी कुछ वर्ड्स में यूज़ करते हैं। भाई इसका मोमेंटम बड़ा ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम है। अक्सर ये वर्ड आपने मोमेंटम का आपने क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्रिकेट में मोमेंटम का बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। भाई बहुत मोमेंटम के साथ इसने बॉल को हिट किया, इस बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, ये बॉल जो बाउंड्री पे हिट करी है इसका मोमेंटम ज़्यादा था, एक बड़ी हाई मोमेंटम वाली बॉल को कैच किया। इस तरह की कमेंटेटर जो है वो अगर आप केयरफुली सुनेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सुनाई देती हैं। अब इसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं हाँ कि ये मोमेंटम होता क्या है। देखिए, हमसे भी पूछेंगे व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का मोशन बताइए, तो आप उसमें कुछ पैरामीटर्स बताते हैं। भाई आप कहते हैं उसकी वेलोसिटी इतनी है, या आप एक्सेलेरेशन की बात कर लेते हैं, या उसके सिंपली वेलोसिटी की बात बता रहे होते हैं ना कि ये वेलोसिटी इतनी है बॉडी की। तो मोशन का मतलब पूछा जाता है तो हम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि चले मान लिया कि वेलोसिटी को हमने मोशन कहा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और एक बाइसाइकिल है, उस बाइसाइकिल की जो वेलोसिटी है उसके अंदर जो मोशन है वो हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके अपोजिटली एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको हम कहते हैं कार है आपके पास, और उस कार की जो स्पीड है या उसकी जो मोशन उसके अंदर मौजूद है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो तो सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है वो तो सेम है। क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी सेम होगा या नहीं होगा? अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको अगर हिट कर दें तो दोनों में से ज्यादा हर्ट किससे होंगे? ज्यादा डेंजर हमारे लिए कौन है? कार का हिट करना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या साइकिल का जो है वो हमसे हिट करना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से? ऑब्वियसली कार का हिट करना ज्यादा है, डेंजर है। क्यों? क्योंकि कार के अंदर मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। अब इस सिनारियो में हुआ क्या? मोशन तो दोनों का सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन कार का मास ज्यादा है, कार के अंदर मास की क्वांटिटी भी इंक्लूड है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये नहीं कहते भाई आपने कहा कि मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बट टोटल क्वांटिटी ऑफ द मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी इज नोन एज द मोमेंटम। तो मोमेंटम के अंदर हम बॉडी की सिर्फ वेलोसिटी से, सिर्फ उसकी स्पीड से, उसकी वेलोसिटी या उसके मोशन की बात नहीं करते, हम टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात करते हैं। जब टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात करोगे तो वहां पर क्वांटिटी का मास भी इंक्लूड किया जाता है, मास भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है। सो इसकी डेफिनेशन हम पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मोमेंटम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि definition of the momentum is total quantity of motion present in the body, ठीक है, is known as मोमेंटम। तो ये जो है बॉडी का मोमेंटम कहलाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स, भाई हम एक छोटी सी बुलेट की बात कर लें। बुलेट की जो आप ये कह लेंगे मास बहुत कम होता है, बहुत कम है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको मास से एग्जांपल दिया कि एक आपने साइकिल ली और एक आपने जो है वो कार ली, दोनों की वेलोसिटी सेम थी मगर मास डिफरेंट था तो मोमेंटम डिफरेंट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक काम करने ये कर रहे हैं कि आप दो ऑब्जेक्ट्स लें, लेकिन दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स लें, मतलब दोनों में बुलेट्स ले लें, ठीक है, जो गन की बुलेट्स होती हैं। हार्डली उनका मास जो ग्राम्स के अंदर होता है, 50 ग्राम 100 ग्राम इस तरह की बुलेट्स है। आपने एक बुलेट ली और एक बुलेट को सिर्फ हाथ से पकड़कर इस तरह किसी पर हिट कर दिया,
ऑब्वियसली इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, हार्डली। लेकिन उसी बुलेट के मास को अब अपने पिस्टल में रख के अब किसी को जो है वो उस पर शूट आउट कर दिया। अब जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत हाई होगी। अब उसकी वेलोसिटी तकरीबन जो है वो 200 मीटर पर सेकंड या उससे भी ज्यादा हो सकती है। पहले जस्ट 10 थी, अब 200 से प्लस है। तो दोनों को हिट करने से क्या कोई सेम सिचुएशन रहेगी या कोई नुकसान ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो पिस्टल से मैं हिट करूंगा उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। भाई अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, मास दोनों का सेम है, तो ऐसा होना चाहिए था। मास अगर फर्क करता है मोमेंटम पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ और सिर्फ बुलेट का मास तो सेम था, दोनों में कोई सिचुएशन नहीं, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों में सेम कंडीशन रहनी चाहिए। तो याद रखिएगा सिर्फ मास डिपेंड नहीं करता, मोशन भी डिपेंड करेगा। मोशन या वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इसका मतलब मोमेंटम दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर भी और मास ऑफ द बॉडी पर भी। गॉट इट? तो यहां से हमें मोमेंटम की एक और कंडीशन समझ में आई, जिसको हम जो है वो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम का सिंबल है वो P होगा, इसको हम कैपिटल P से शो करते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बताऊं तो भाई वेलोसिटी और मास आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, जिसको हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और मास के दरमियान में सिंपल प्रोडक्ट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम को इस तरह समझाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। सो ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। अच्छा फॉर्मूले के बाद हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ी, फॉर्मूले के बाद हम डिस्कस करते हैं इनकी नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ मोमेंटम, जरा गौर से देखिए, हम कार की बात अगर कर रहे हैं और ये कार अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ये कार ने यूज करी, और ये कार अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मोमेंटम कहां पर होगा, और मोमेंटम की डायरेक्शन होगी भी या नहीं होगी। तो जरा पहले फार्मूला को देख लीजिए। देखिए मास क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे इसको, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगेन आंसर भी मोमेंटम आएगा, और मोमेंटम इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या शो करोगे, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि भाई सिंपल वेक्टर की प्रोडक्ट से हासिल हो रहा है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी इसमें हम लिखेंगे। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है, हमने मान लिया वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी जब होती है तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। हमें मालूम है कि वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो ऑब्वियसली मोमेंटम में कोई डायरेक्शन भी होगी। अब इस कार का मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन वही सेम होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसका मतलब द मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, इट हैज सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हुए हमने डेफिनेशन पढ़ी, फॉर्मूला पढ़ा,
मैथमेटिकल डेफिनेशन डिस्कस करी, उसकी नेचर के बारे में डिस्कस करी, नेचर के बाद डिस्कस क्या करेंगे हम, यूनिट की तरफ। तो इसका हम यूनिट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी। तो मोमेंटम का यूनिट बनाने हैं, और मोमेंटम का यूनिट आपको पहले भी समझा चुका हूं कि किसी भी टॉपिक का यूनिट हमें अगर बनाना होता है तो हमें उसको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद, तो पूरा टॉपिक आप बड़ी इजीली इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। भाई मोमेंटम का यूनिट बनाना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट किलोग्राम। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट पढ़ चुके हैं, इट इज मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का जो बेसिक यूनिट बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन ये बेसिक यूनिट है, इट्स अ बेस यूनिट, नॉट एसआई यूनिट। ये बेस यूनिट है मोमेंटम का, एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो आपका यूनिट आया है उसको समराइज किया जा सके, कम जो किसी नेम के अकॉर्डिंगली, या जिस साइंटिस्ट ने काम किया, अगर वो साइंटिस्ट आपको मालूम है तो उसके नाम के अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो समराइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर मोमेंटम का कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक एनोनिमस साइंटिस्ट आप कह लीजिए कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, जिनके हमें नाम जो है वो मालूम नहीं है, ना किसी किताब में लिखा। तो हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए समराइज कैसे, मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट बना है ऑलरेडी। अगर हम अपनी तरफ से सेकंड अपॉन सेकंड का इजाफा करवा दें, सेकंड अपॉन सेकंड को यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लें, भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हुआ तो दोबारा ये इक्वेशन बन जाएगी, तो इक्वेशन हमारी यहाँ तक बैलेंस है। लेकिन इससे एक फायदा होगा, इससे फायदा क्या होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये हमें प्रीवियसली कुछ पढ़कर आए, शायद आपको याद हो। वो क्या पढ़कर आए हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड टू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, और ये जो सेकंड था ये एज इट इज बाहर का। ये फैक्टर कहीं यूनिट पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। ये फैक्टर बराबर है आपका न्यूटन के, फोर्स के यूनिट पढ़ा था लास्ट में, और वो बराबर था न्यूटन के, और न्यूटन किसके बराबर था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये हो गया पूरा ब्रैकेट न्यूटन के बराबर, और सेकंड एज इट इज। तो ये आपका जो है वो यूनिट बना किसका, मोमेंटम का। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अच्छा यहां पर एक बात मैं समझा दूं, आपकी बुक में अभी आपके लेवल पर इस तरह से सिचुएशन दी गई है, तो हम इसको इसी तरह से सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि भाई सेकंड अपॉन सेकंड हम अपनी तरफ से इजाफा करवा रहे हैं, और वो फाइनली न्यूटन सेकंड पर बन जाता है। लेकिन मोमेंटम का एक्चुअल में न्यूटन सेकंड ही यूनिट होता है, वो एक फार्मूले से ड्राइव होता है, वो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि न्यूटन सेकंड ही असल में इसका फार्मूला बनता है। ये इस तरह बनाया नहीं जाता, आपके बुक में इस तरह दिया हुआ, आपके लेवल के अकॉर्डिंगली 9th क्लास में इस तरह का दिया गया है, तो हम उसको इतना ही समझेंगे। आगे मैं वीडियो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट बकायदा बनता है और यही यूनिट आता है। चलें नेक्स्ट बात करते हैं हमने यहाँ पर बेसिक चीजों को डिस्कस कर लिया, यूनिट को डिस्कस कर लिया, अब कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फैक्टर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, उसके लिए भी हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूले में अगर आप देखें कितनी चीजें, मास एंड वेलोसिटी, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट में कंसीडर है कि भाई मास ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दोनों ही केस में अगर कोई एक पैरामीटर भी इंक्रीज हो जाए तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, कोई एक पैरामीटर भी डिक्रीज हो जाए तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। ये जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दी दो, एक साइकिल की और कार की इनिशियली, और एक बुलेट की एग्जांपल दी मैंने, दोनों उसी तरह से है कि जब साइकिल और कार दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही थी, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वेलोसिटी सेम क्यों थी, मगर मास में डिफरेंस था। तो मास जिसका कम था, यानी कि साइकिल का मास कम था, मोमेंटम भी कम था।
अगर कार का मास ज्यादा था तो मोमेंटम भी ओवरऑल कार का ज्यादा था, ठीक है, मास भी डिपेंड करता है। इसी तरीके से बुलेट की मैंने आपको एग्जांपल दी। अब मास सेम है बुलेट का दोनों टाइम, मगर पहले बुलेट को आपने सिर्फ 5 या 10 मीटर की स्पीड से फेंका था, सेकंड टाइम पे आपने उसी बुलेट को आपने 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, तो मास सेम था, वेलोसिटी में फर्क था। जब वेलोसिटी चेंज रखी आपने तो लाइटर द वेलोसिटी लाइटर द मोमेंटम, हायर द वेलोसिटी हायर द मोमेंटम। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन मोमेंटम ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, मोमेंटम को एक और तरह से हम समझा सकते हैं। देखिए, हम अगर मैं दोबारा उसी साइकिल और कार के केस पे लेके जाऊं तो ऑब्वियसली कार का मोमेंटम ज्यादा था, साइकिल का मोमेंटम कम था। मैं आपसे कहूंगी बेटा आपने उस दोनों ऑब्जेक्ट को सामने खड़े होकर उनको रोकने की कोशिश करनी है। आप साइकिल को रोक पाओगे? शायद साइकिल को आप रोक पाओ। क्या आप कार को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। तो याद रखिएगा कि साइकिल का मोमेंटम कम था, इसलिए उसको स्टॉप करना आसान हो गया हमारे लिए, उसको रोकना आसान हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होता है तो उसको रोकना या तो नामुमकिन होता है या हम मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। तो मोमेंटम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम of body also tell us that how much difficult to stop the motion of the body। ठीक है, बॉडी के मोशन को स्टॉप करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम हाई होगा। जिस बॉडी को रोकना जितना मुश्किल उतना ही उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके साथ साथ ये तो हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया मोमेंटम का टॉपिक, और मोमेंटम का टॉपिक जो है वो इतने ही हम पढ़ते हैं। लेकिन मोमेंटम को क्योंकि इसके यूनिट में हमें नजर आ रहा है, मोमेंटम के यूनिट में न्यूटन का जिक्र हो रहा है। न्यूटन का मतलब फोर्स का जिक्र हो रहा है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जिक्र हो रहा है। अगर फोर्स का जिक्र हो रहा है तो फोर्स हमने पढ़े है न्यूटन के सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में फोर्स को ड्राइव किया ना, तो चले हम चेक करते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ का कोई रिलेशन है यहाँ पर मोमेंटम से या नहीं। तो चेक करते हैं न्यूटन second law in term of momentum। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, इसको चेक करते हैं। भाई मोमेंटम का सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? याद होगा आपको, वो आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू m a, यही पढ़ा था। चलें, एक्सीलरेशन को अगर मैं ओपन करूं यहां पर, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये कहते हैं ना भाई, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सीलरेशन। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट में लेक्चर्स में। चलें, डेल्टा में अगर ओपन करूं, चेंज इन वेलोसिटी में चेंज निकाल रहा हूं, तो ये क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। देख सकता हूं ना भाई, चेंज निकाल रहा हूं, चेंज का क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। नहीं किया। अब मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब अगर गौर करें, mvf मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ये मोमेंटम को सर फाइनल मोमेंटम, मतलब ये कार जब स्टार्ट हुई थी इनिशियली इस पॉइंट से, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में जाके फाइनल वेलोसिटी हुई। तो फाइनल वेलोसिटी हुई तो मोमेंटम भी फाइनल होगा, इनिशियल वेलोसिटी हुई तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज नोन एज द इनिशियल, ये सॉरी mvf का मतलब मोमेंटम मगर फाइनल मोमेंटम, तो हम इसको
फाइनल मोमेंटम डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा क्या लिखूं, दिस इज F इज इक्वल टू PF माइनस EI इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल इज नोन एज चेंज। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू डेल्टा P, चेंज को ऐसे लिखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा P अपॉन T। और अगर T डिवाइड में है वहां पे लेके जाऊं क्रॉस मतलब इक्वल टू आइदर साइड शिफ्ट करूंगा तो ये F4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F क्रॉस या F डॉट T। अच्छा, यहां पर अगर देखें ये जो फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ में हम फोर्स निकालते हैं ना, न्यूटन सेकंड लॉ में मोमेंट आप फोर्स को मोमेंटम के जरिए भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे कि फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज, या फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज चेंज, चेंज आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम per unit time, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, टाइम से डिवाइड हो रहा है ना, ये फैक्टर बनेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज द फोर्स। तो हम इसको फोर्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर अगर मैं मोमेंटम, चेंज मोमेंटम का अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं, मोमेंटम का यूनिट निकालो तो देखिए जरा क्या बनेगा। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो यूनिट बन गया मोमेंटम का न्यूटन सेकंड। और हमने क्या पढ़ा था, तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। तो ये एक्चुअल में यूनिट निकलता है, इसको बनाया नहीं जाता। अभी इस लेवल पर आपके लिए समझा दिया गया कि थोड़ा सा उसको मतलब सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, तो लेवल का डिफरेंस है। हाँ, मैंने आपको ये दोनों मेथड बता दिए कि न्यूटन सेकंड भी होता है और बेस यूनिट भी इसका जो एक्चुअल में इसके फॉर्मूले से हम बना रहे होते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज मोमेंटम। और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, और वो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।